मुझे इसी तरह कमरे में बंद हुए 3 दिन हो गए हैं। घुटन ऐसी है कि साँसों तक उतर गई है। कभी-कभी दिल करता है कि दरवाज़े खोल दूँ ताकि ताज़ा हवा अंदर आए। लेकिन ताज़ा हवा लेकर मैं करूँगा भी क्या? मैं अभी तक इसी बेयकीनी में हूँ कि उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया और वो भी ज़लील करके। ये बड़े लोग हम छोटे लोगों के साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्या हमें प्यार करने और ज़िंदगी को एन्जॉय करने का कोई हक नहीं है? मैं तो कहता हूँ कि गरीब होना ही सबसे बड़ी लानत है। अगर हमें होश आते ही पता चल जाए कि हम गरीब हैं तो कुछ खाकर मर ही जाना चाहिए। ऐसे ही गरीब होने का इनाम मुझे भी मिला है। ये मेरे सबसे प्यारे दोस्त जिसको मैं सबसे ज़्यादा चाहता था, उसने मुझे ये इनाम दिया है। तो क्यों ना मैं उसे मेडल की तरह अपने सीने से सजा कर रखूँ। मेरी ये कहानी 6 महीने पहले शुरू हुई थी। मेरा नाम ज़फ़र है। मैंने जब होश पकड़ा तो मुझे नज़र आया कि मैं गरीब घराने में पैदा हुआ हूँ। मेरे अब्बू एक टैक्सी ड्राइवर थे, जो किसी की टैक्सी चलाते थे और मेरी अम्मी किसी घर में बावर्ची थी। मेरी अम्मी के हाथ में बहुत जायका था। 2 सिस्टर्स भी थीं, जो मुझसे काफ़ी बड़ी थीं और 10वीं क्लास पढ़ाने के बाद उनकी शादी कर दी गई थी। उनकी शादियाँ बहुत सादगी के साथ और बहुत ही गरीब घरानों में कर दी गई थी। मैं छोटा था और लाडला भी। मेरे माँ-बाप ने मुझे बहुत मेहनत करके बीए पास करवाया था और अब उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझे आगे पढ़ा सकें। सो इसलिए अब मुझे कोई जॉब तलाश करनी थी। शुरू से मुझे खाना पकाने का बहुत शौक था। अम्मी के साथ चला जाया करता था और उन्हें देखता ही रहता कि वो खुद कैसे खाना बनाती हैं। कभी-कभी खुद भी मैं ट्राई कर लेता और बहुत अच्छा खाना बना लेता। कुकिंग मैगज़ीन पढ़ लेता और उसमें से खाना बनाना ट्राई करता। मेरी अम्मी की तरह मेरे हाथ में भी बहुत जायका था। ईद या कोई और फंक्शन, छोटा-मोटा जो फंक्शन या दावत होती तो मैं खाना बनाता और सब मेरी तारीफ़ करते। इससे मेरा हौसला और बढ़ता। कॉलेज में भी अगर कोई फंक्शन होता तो मैं खाना बनाकर फ्रेंड्स को खिलाता और उनसे तारीफ़ हासिल करता। हम सब पैसे शेयर करते और मैं खाना बनाता। सब बहुत तारीफ़ करते और इस तारीफ़ से मेरे रूह तक निहाल हो जाती। अब बीए तो हो गया था लेकिन कोई जॉब का एक्सपीरियंस ही नहीं था। फ्रेशर्स के लिए आजकल जॉब मिलना कितनी मुश्किल होती है। जहाँ भी जाता तो वहाँ से इनकार हो जाता। अब अम्मी और अब्बू दोनों से ज़्यादा काम नहीं हो पाता था, लेकिन जॉब थी कि मिल ही नहीं रही थी। हर वक़्त इसी की टेंशन पड़ी रहती थी कि किसी तरह से जॉब मिल जाए। एक दिन एक जॉब का एडवर्टाइज़मेंट देखा। एक बहुत बड़ा कॉल सेंटर था। सोचा चलो यहाँ अपनी किस्मत आज़मा लेता हूँ। मैनेजमेंट से रिलेटेड जॉब थी और सैलरी पैकेज भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था मेरे पास। मैंने सोचा चलो ट्राई कर लेता हूँ। मैं ऑफ़िस में पहुँचा तो क्या ऑफ़िस था यार! पूरे का पूरा चिकने मार्बल से बना हुआ फ़र्श। केबिन बने हुए थे जिसमें लोग कॉल सेंड और रिसीव कर रहे थे। सभी के सभी इंतहाई नफ़ीस और मुहज़्ज़ब थे। सभी बहुत पढ़े-लिखे और बहुत अच्छे लोग दिखाई दे रहे थे। मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो गया। था तो मैं भी गुड लुकिंग, लेकिन मेरे पास अच्छे कपड़े और स्टाइलिंग नहीं थी। मैंने रिसेप्शन से पूछा कि असद मलिक साहब से मिलना था इंटरव्यू के सिलसिले में। तो रिसेप्शनिस्ट ने मुझे सर से लेकर पाँव तक देखा और एक तरफ इशारा करते हुए कहा, प्लीज़ प्रोसीड देयर। मैंने दस्तक दी तो अंदर से आवाज़ आई, कम इन। मैं अंदर गया और जो शख्स बैठा था बस उसे देखता ही रह गया। क्या पर्सनैलिटी थी उस बंदे की। ड्रेसिंग स्टाइल, उसका सूट और शार्प लुक और उसके साथ हल्की सी दाढ़ी। वाओ! क्या बंदा था असद मलिक। अच्छी बात ये थी कि उसका अंदाज़ बहुत धीमा, बहुत आहिस्ता था। एटीट्यूड तो बिल्कुल नहीं था उस बंदे में। मैं अंदर गया, उसने बैठने को कहा, मैं बैठ गया। तो उसने मेरी सीवी देखना शुरू की और वो बोला, "Well, Mr. Zafar, you don't have any experience of work and we need a guy with at least 3 years of experience in management field. Your qualification is just simple BA and we need a person with post-graduation degree. We are sorry for this job, but you can drop your CV. If there will be anything, we will definitely call you. Thank you so much." उसने ऐसा कहा और फिर से अपने लैपटॉप पर काम करने लग गया और मैं उसको देखता रह गया। मुझे पता था कि इस ऑफ़िस में मुझे जॉब नहीं मिल सकती। ख़ैर,
अब यहाँ बैठने का फ़ायदा ही क्या था, और वैसे भी अब मुझे ना सुनने की आदत पड़ गई थी। मैं उठकर जाने लगा तो असद को एक कॉल आई और उसने कहा कि क्या, वो भी भाग गया? अब बताओ क्या करना है। मैंने ज़बान दी हुई है यार, नहीं, मैं कैंसिल नहीं कर सकता। मेरी इज्जत का सवाल है, 30 बंदों को खाने पर बुलाया है आज की रात। मेरा एक बावर्ची गांव चला गया है, उसकी माँ ठीक नहीं है, और दूसरा वैसे ही भाग गया है। सिर्फ एक ही हेल्पर है जो सिर्फ हेल्प ही कर सकता है, उसे खाना बनाना नहीं आता। अब बताओ आज की डिनर का क्या होगा? ठीक है, तुम्हें पता तो है कि लेट नाइट पार्टी है। नो नो, आई कैन नॉट टेक रिस्क ऑफ बाइंग फूड फ्रॉम समवेयर। आई नीड फ्रेश थिंग्स मेड इन होम। ओके, चलो जल्दी मुझे बताओ कि क्या करना है। असद ने फ़ोन रखा और मैंने उसकी सारी बात सुन ली। वो परेशान था। मैंने कहा, सर अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इस सिलसिले में आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? उसने कहा, क्या मतलब, कैसे हेल्प? तो मैंने कहा कि सर मैं कुकिंग जानता हूँ, मैं बचपन से ही खाना बनाता रहा हूँ। लेट नाइट फंक्शन है ना, आप मुझे चांस तो दे। तो असद बोला, देखो ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये 30 लोगों की पार्टी है, उनका खाना बनाना है और स्वीट डिशेस अलग से हैं। 10 डिशेस आपको नमकीन बनानी होंगी और 5 स्वीट डिश। आज का कोड है देसी प्लस इटालियन। बोलो बना सकते हो? ये सब लेट नाइट के लिए है। मैं सोच में पड़ गया, काम बहुत ज़्यादा था और टाइम बहुत कम, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का इम्तिहान था। अगर मैं ये इम्तिहान पास कर लेता हूँ तो मुझे जॉब भी मिल जाती है और असद के पास रहने का मौका भी मिल सकता है, और ये मौका मैं अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहता था। आज मेरा इम्तिहान था। मैंने कहा, ठीक है सर, आप तैयार हो, आप बेफिक्र हो जाएं, हर चीज़ टाइम से तैयार मिलेगी इंशाल्लाह। असद ने कहा, देख लो और सोच लो दोबारा से। मैंने कहा, सर मैंने देख और सोच कर ही आपको बताया है। असद बोला, ओके चलो फिर रेडी हो जाओ, ये लो पैसे, और मेरा ड्राइवर तुम्हारे साथ है, जो तुम्हें चाहिए ख़रीद लो जाकर, और रात के लिए अपना ड्रेस भी ले लेना। तुम पर ट्रस्ट कर रहा हूँ, देखते हैं तुम क्या करते हो। घर पर तुमको एक किचन हेल्पर भी मिल जाएगा, हमारा काफ़ी बड़ा किचन है तो तुमको किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। उसने ड्राइवर को कॉल की और मैं ड्राइवर के साथ बाज़ार चला गया। आज मेरे टेस्ट का दिन था और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। आज पता चलना था कि मैं क्या कर सकता हूँ। या अल्लाह मेरी मदद करना। अब मैं असद के ड्राइवर के साथ बाज़ार आ गया। सबसे पहले मैंने चीज़ों की लिस्ट बनाई और चल पड़ा। मैंने सारी चीज़ें बहुत जल्दी से ले ली। बहुत सारा सामान था और चीज़ें लेकर हम लोग असद के घर पहुँचे। वाह यार, क्या घर था, इतना बड़ा घर, और वहाँ सिर्फ असद और उसकी दादू रहते थे। बाकी लोग उनमें थे जो कभी कभार उनको मिलने आ जाया करते थे। ब्रिटेन में उनका कार का शोरूम था, इसलिए असद की बाकी फैमिली वहीं सेटल थी। दादू को ब्रिटेन पसंद नहीं था, इसलिए वो यहाँ असद के साथ रहती थी। ये सब बातें मुझे ड्राइवर ने ही बताई थी, बड़े लोग और उनकी बड़ी बातें। मैं उनके किचन में गया। ये काफ़ी बड़ा किचन था और बहुत बड़ा और बहुत लंबा चौड़ा। बहुत सारी पकाने की सहूलियात थी। मैंने ये चीज़ें तैयार करनी थी, चिकन बिरयानी, चिकन कोरमा, दाल फ्राई, चाइनीज़ राइस, मेवे के साथ पुलाव, मटन खट्टा मसाला, मशरूम के साथ मैक्रोनी, पाइनएप्पल और जैतून के साथ चिकन ब्रोस्ट, ब्राउन्स फ्राइड, ग्रीन सैलड और गार्लिक सॉस के साथ। और मीठे में मुझे बनाना था बनाना डिलाइट, शाही टुकड़े, खीर, लवे शीरी और ट्रफल। सबसे पहले तो मैंने प्राउंस को और चिकन को मसाला लगाकर रखा। प्याज, लहसुन और टमाटर का पेस्ट बनाया। चिकन को 6 हिस्सों में तकसीम किया। हर डिश पर उसका मसाला साथ रखा और टाइम में हर चीज़ को तैयार किया। इसी दौरान हेल्पर भी आ गया। उसका नाम अली था। वो काफ़ी दोस्ताना मिजाज का था। मैंने उसे कहा, अली अपना तफसीली तारुफ तो बाद में मैं तुम्हें कराऊंगा, अभी काम ज़्यादा है और वक्त कम है, तो चलो शुरू हो जाते हैं। मैंने राइस उबाले और कुछ दीगर चीज़ें ली।
यानी कि कुछ और चीज़ें ली, बस फिर क्या था, मैं एक मशीन की तरह काम करने लगा। राइस डन हुए तो राइस की डिशेस बनाना शुरू कर दी। चिकन भून कर अलग 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 डिशेस में पकाने के लिए उनके इंग्रेडिएंट्स के साथ पूरा करना शुरू किया। प्राउंस और चिकन रोस्ट बिल्कुल टाइम पर फ्राई हो गए थे। हर चूल्हे पर एक डिश पक रही थी, दाल मटन, और सब कुछ साथ साथ ही बन रहा था। और अली मेरी अच्छी तरह हेल्प कर रहा था। मेरी तेज़ी को देखकर वो हैरान भी हो गया था। मैं अभी स्वीट डिशेस की तैयारी करने लगा। शाम हो रही थी और अब स्वीट डिशेस भी बनकर तैयार हो चुकी थी। बस काम थोड़ा सा ही रह गया था। हाँ, जल्दी जल्दी चल रहे थे और मैंने 1 मिनट का भी ब्रेक नहीं लिया था। स्वीट डिशेस को फ्रीज़र में रखा और उनके यहाँ बहुत बड़े बड़े फ्रीज़र्स थे, जिन्हें देखकर मैं हैरान हो गया था। सब कुछ बनकर तैयार हो गया, बस अब फ्राइड चीज़ें तैयार करनी थी। डिशेस 10 थी, तो उनकी जो क्वांटिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत सारा वक्त लग गया उनको बनाने में। ख़ास तौर पर स्वीट डिशेस, उन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लिया था। अब मैं भी तैयार होकर अपना नया ड्रेस पहन चुका था। मैं चाहता था कि असद मलिक के आने से पहले पहले मैं उनको तैयार मिलूं। असद आया और देखकर हैरान रह गया कि सब कुछ तैयार था। तो अली ने उसको बताया कि सर, उसने तो कमाल कर दिया, मशीन की सी तेज़ी है उसमें। असद ने कहा, देखते हैं मेहमान को इसका टेस्ट कैसा लगता है। खैर, मेहमान आना शुरू हुए और खाना लगना भी शुरू हुआ। घर में इतने अच्छे बर्तन थे कि कहीं से मंगवाने या ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अंदर हॉल में ही सारा अरेंजमेंट किया गया था। खाना शुरू हुआ और लोगों ने खुले दिल से मेरी तारीफ़ की। फ्राइड चीज़ों में जल्दी से गरम गरम देकर मैं लोगों को सर्व कर रहा था। चिकन ब्रोस्ट और प्राउंस, खाना मुकम्मल शुरू हो चुका था। मेरी आंखों में आंसू आ गए जब मेहमानों ने कहना शुरू किया कि असद कौन है? असद कौन है तुम्हारा शेफ़ जिसने इतने मज़े के खाने बनाए हैं? बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट है। तो असद ने उन सब से मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। मेरा खुशी के मारे बुरा हाल था। सब लोग मेरी तारीफ़ कर रहे थे और सबसे बढ़कर असद की नज़रों में मेरे लिए तारीफ़ थी। असद की दादी ज़्यादा चल फिर नहीं पाती थी, इसलिए मैंने खुद उनके पास जाकर उनको खाना दिया और उन्होंने भी मेरे खाने की बहुत तारीफ़ की। सुना ये कि वो बहुत कम किसी की तारीफ़ करती हैं। मेरे लिए ये एज़ाज़ की बात थी। वहाँ मेहमानों में दिल्ली से भी एक ख़ातून आई थी, उनका नाम मैडम ज़ारा था। उन्होंने मेरी कुकिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और कहा कि हम दिल्ली में एक नया 7 स्टार होटल खोल रहे हैं। ये लो मेरा कार्ड, और अगर वहाँ जॉब का मूड हो तो बताना। हम तुम्हें पहले ट्रेनिंग देंगे और फिर जॉब देंगे ताकि तुम्हारा ये आर्ट और ज़्यादा निखर जाए। मैंने शुक्रिया कहा और कार्ड संभाल कर रख लिया। सब मेहमान चले गए तो असद ने मुझे 5,000 रुपये का इनाम दिया और कहा कि आज से तुम्हारी जॉब पक्की, लेकिन ऑफिस पर नहीं, घर पर। तुम किचन का सारा काम देखोगे और हर हफ्ते हमारे यहाँ ऐसी पार्टीज़ होती रहती हैं, तो तुम अब ये काम संभालोगे। खाना पीना, रिहाइश यानी रहने का, और कपड़े वगैरह यहाँ से हो जाएगा और अच्छी तनख्वाह मिलेगी और इनाम भी मिलेगा। तो बोलो, मंजूर है? मुझे क्या एतराज़ हो सकता था? असद की सूरत देखने को मिल जाए और मुझे क्या चाहिए था। बस मैं रेडी हो गया और मैंने कहा मुझे मंजूर है। असद पता नहीं कोई कौन सी खुशबू लगाता था या लगाता भी था या नहीं, लेकिन उसके जिस्म से इतनी प्यारी मीठी महक आती थी कि मैं बता नहीं सकता। मैं उससे बात करते करते मदहोश होने लगता था। इतना बड़ा किचन था, उसी में मैंने बिस्तर लगाया और सो गया। बहुत थका हुआ था तो बहुत ही मज़े की नींद आई और दिमाग में असद की खुशबू ही घूमती रही। दोस्तों, बहुत दिनों बाद ये कहानी मैंने आपके सामने पेश की है। आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी का जो पार्ट 2 होगा, एंड दैट विल बी द लास्ट पार्ट। तो ये जो कहानी है 2 पार्ट में होगी। लास्ट पार्ट में बहुत जल्दी रिलीज़ करूँगा।
लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और हाँ, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि मुझे आपकी राय इस कहानी के हवाले से ज़रूर चाहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी। बाय बाय। अपना बहुत ख्याल रखिए।